पर महावीर हनुमान की आरती उतारी। सीएम योगी हनुमानगढ़ी से दर्शन करने के बाद छावनी में साधु संतों से मुलाकात की, नृत्य गोपाल दास का हाल चाल लिया और उनके साथ कुछ पल बिताए। साधु संतों से मिलने के बाद सीएम योगी रामलला के दरबार पहुंचे। रामलला के मंडप पे पहुंचते ही योगी आदित्यनाथ को तिलक लगाकर उनका स्वागत किया गया। फिर सीएम योगी ने रामलला का दर्शन किया और आरती की। सीएम योगी बिना वक्त गंवाए राम मंदिर निर्माण स्थल पहुंचे। सीएम योगी के साथ राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय थे। चंपत राय ने सीएम योगी को मंदिर निर्माण के प्रोग्रेस की जानकारी दी और इसके बाद सीएम योगी ने रामकोट परिक्रमा को हरी झंडी दिखाई। सीएम योगी अपने अयोध्या दौरे पर अधिकारियों के साथ भी बैठक की। सीएम योगी ने अयोध्या के विकास कार्यों के साथ ही सुरक्षा की समीक्षा की। सीएम योगी ने मंदिर और धर्मशालाओं को टैक्स मुक्त करने का ऐलान किया। अयोध्या दौरे के बाद सीएम योगी बलरामपुर पहुंचे। दोबारा सीएम बनने के बाद योगी आदित्यनाथ पहली बार बलरामपुर पहुंचे और सबसे पहले जनकपुर मंदिर में दर्शन पूजन किए। मंदिर में ही पीर रतननाथ बाबा की प्रतिमा और शिव परिवार की प्रतिमाओं का अनावरण किया। सीएम योगी रात में बलरामपुर में ही रुके हैं। सुबह देवी पाटन में दर्शन करने के बाद सिद्धार्थनगर जाएंगे। सिद्धार्थनगर में संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत करेंगे। सिद्धार्थनगर के बाद सीएम वाराणसी जाएंगे और वाराणसी मंडल की समीक्षा बैठक करेंगे। पीएम मोदी ने दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षार्थियों से संवाद किया। पीएम ने छात्रों को परीक्षा के तनाव से मुक्त रहने के तमाम मंत्र बताए। पीएम ने कहा कि परीक्षा को तनाव नहीं, त्योहार बनाएं, इससे जीवन में रंग भर जाएंगे। कि परीक्षा जीवन का एक सहज हिस्सा है। हमारी विकास यात्रा का छोटे पड़ाव है और उस पड़ाव से हमें गुजरना है। हम गुजर चुके हैं। जब इतनी बार हम एग्जाम दे चुके हैं, एग्जाम देते एक प्रकार से हम एग्जाम प्रूफ हो गए हैं और जब ये विश्वास पैदा हो जाता है तो ये नहीं, आने वाली किसी भी एग्जाम के लिए ये अनुभव अपने आप में आपकी ताकत बन जाते हैं। परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम में देश भर से लाखों छात्र और अभिभावक वर्चुअली जुड़े थे। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में संवाद के दौरान नोएडा के एक छात्र ने पीएम मोदी से सवाल किया। हरिओम नाम के छात्र ने पूछा कि इस बार एडमिशन और बोर्ड परीक्षा प्रक्रिया में काफी बदलाव किए गए हैं, इसलिए छात्रों को सबसे ज्यादा फोकस किस बात पर करनी चाहिए। इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने छात्रों को कई बातें बताई। मैं नहीं मानता हूं कि हमने एग्जाम के लिए पढ़ना चाहिए। गलती वही हो जाती। मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ूंगा, फिर मैं इस एग्जाम के लिए पढ़ूंगा। इसका मतलब हुआ कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप उन जड़ी बूटियों को खोज रहे हैं जो आपका काम आसान कर दे। और शायद इसी के कारण हमारे लिए अलग अलग एग्जाम अलग लगते हैं, कठिन लगते हैं। पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के लिए समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया ने प्रचार किया। अनुराग भदौरिया ने लोगों से शत्रुघ्न सिन्हा को वोट देने की अपील की, साथ ही बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। इस मौके पर शत्रुघ्न सिन्हा ने अनुराग भदौरिया का धन्यवाद किया। हमारे भाई बहुत ही लोकप्रिय, दमदार, शानदार और जानदार नेता अखिलेश यादव जी के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के बहुत ही लोकप्रिय नेता अनुराग भदौरिया जी जो आए हैं, हम उनका स्वागत भी करते हैं और उनका धन्यवाद भी देते हैं। आसनसोल लोकसभा उपचुनाव में इस बार तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा और बीजेपी के उम्मीदवार विधायक अग्निमित्रा पाल के बीच कांटे की टक्कर है। सीपीआईएम के उम्मीदवार पार्थ मुखर्जी इस मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। 25 मार्च को गोरखपुर के चौरी चौरा में हुए उपद्रव के मामले में प्रशासन ने 2 बड़े एक्शन लिए। चौरी चौरा के एसडीएम को उनके पद से हटा दिया गया। अनुपम मिश्रा पर उपद्रव और उपद्रवियों पर कंट्रोल नहीं कर पाने का आरोप है। वहीं दूसरी बड़ी कार्रवाई उपद्रवियों के खिलाफ हुई है। गोरखपुर पुलिस ने उपद्रव के आरोपियों के पोस्टर जारी किए। जिस वक्त ये उपद्रव हुआ उस वक्त लखनऊ में नई सरकार का शपथ ग्रहण चल रहा था।
चौरी चौरा में सेना के जवान धनंजय यादव को शहीद का दर्जा दिलाने की मांग कर प्रदर्शन चल रहा था, जिसमें पुलिस के खिलाफ पथराव और आगजनी की गई थी। समाजवादी पार्टी के नेताओं पर भीड़ को भड़काने का आरोप है। गोरखपुर के चौरी चौरा में माहौल बिगाड़ने वाले उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक जगहों पर लगाए गए हैं और उनकी पहचान पुलिस को बताने की अपील की गई है। पुलिस के मुताबिक हर एक उपद्रवी की जानकारी देने वालों को 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा और जानकारी देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाएगी। उन्हीं की शिनाख्त है जो है पोस्टर तैयार करा करके भोपा चौराहे पर, रेलवे स्टेशन पर, अन्य जो भी सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर चस्पा किया गया है और कराया जा रहा है। सर कितनी टीमें लगी हुई लोगों को तो इसके लिए गिरफ्तार की? अब टीमें जो है क्या जो चस्पा कराने के लिए जो है थाना प्रभारी आपके जो है चौरी चौरा है, थाना प्रभारी जगह है। यूपी में चुनाव के बाद बीजेपी का समर्थन करने वाले मुस्लिम युवकों को निशाना बनाया जा रहा है। कुशीनगर के बाबर के बाद अब कानपुर में शकील नाम के युवक के साथ मारपीट करने का आरोप है। कानपुर के किदवई नगर के जूही लाल कॉलोनी में पड़ोसियों ने सिर्फ इसलिए शकील अहमद को पीट दिया क्योंकि उसने अपनी छत पर बीजेपी का झंडा लगाया था। सर ये अभी कुछ दिन पहले एक बार इलेक्शन से पहले विधायक जी आए थे और उन्होंने मेरे गले में हार डाल दिया था। तो बस यही कुछ लोगों को यहाँ पे कुछ मुस्लिम ऐसे हैं जिनको जलन हो गई और उसके बाद फिर वोटिंग से 1-2 दिन पहले मेरे बीजेपी के झंडे मैंने लगा रखा था अपना घर के सामने, उसको उन्होंने गिरा दिया। पूछने पे बना करते रहे ये लोग और फिर उसके बाद कोई न कोई बहाना बनाकर झगड़ा करते रहते हैं हमेशा। पीड़ित परिवार ने इस बारे में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि बीजेपी समर्थक होने की वजह से पड़ोसी किसी न किसी बहाने से उसके साथ लड़ाई और मारपीट करते हैं। कानपुर के शकील अहमद की पिटाई के मामले में अब राजनीति भी शुरू हो गई है। न्यूज 18 पर खबर दिखाने के बाद मुस्लिम धर्मगुरु हाजी सलीस ने पिटाई करने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। हालांकि कई लोग सवाल भी उठा रहे हैं। जिस वक्त चुनाव हो रहा था उस वक्त चुनावी रंजिश में तो आदमी कोई भी कदम उठा लेता, किसी को भी मारता। उस वक्त नहीं मारा, जब वोट पड़ गए 9% मुसलमानों ने वोट दे दिया, उसके बाद उन लोगों पर शिकंजा कसने के लिए ये षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने भी दोषियों पर एक्शन लेने की बात कही है। वो कानून हाथ में लेने का काम कर रहे हैं, लेकिन कितनी भी हिंसा करने की कोशिश करें ऐसे लोगों पर बहुत कठोरता से कानूनी कार्रवाई भी होगी और भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। प्रदेश के कई जिलों में आग से भारी नुकसान हुआ है। गर्मी शुरू होते ही जगह जगह आग लगने की घटनाएं सामने आ रही हैं। प्रयागराज में आग लगने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ। हरदोई और लखनऊ में आग से तांडव मच गया। लखनऊ के गुइन रोड पर एक साथ कई दुकानों में आग लग गई। दुकानों के बाहर खड़ी कई गाड़ियां आग की चपेट में आ गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं प्रयागराज के मऊआमा इलाके में एक गाँव में खेतों में गेहूं की खड़ी फसल में आग लग गई। आग की वजह से करीब 25 बीघा फसल जलकर राख हो गई। गर्मी होने की वजह से आग तेजी से फैली और गेहूं को चपेट में ले लिया। बताया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट के चलते लगी थी। वहीं हरदोई की पिहानी कस्बे में भी एक खेत में अचानक से आग लग गई। खेत में कंडे और फसल रखे हुए थे जो पूरी तरीके से जलकर राख हो गए। अवैध कब्जे के खिलाफ योगी सरकार का एक्शन लगातार जारी है। हर शहर में अवैध निर्माण पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। नोएडा के सेक्टर 134 में अथॉरिटी ने एक साथ कई फार्म हाउस पर बुलडोजर चला दिया। करीब 7 फार्म हाउस पर बुलडोजर चलने से हड़कंप मच गया। आरोप है कि इन फार्म हाउस को अवैध तरीके से बनाया गया था। यमुना के डूब क्षेत्र में बने इस अवैध निर्माण के खिलाफ सिंचाई विभाग ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिस पर अथॉरिटी ने एक्शन लिया। डूब क्षेत्र में माफिया की ओर से लगातार अवैध निर्माण किया जा रहा था। फार्म हाउस काटकर महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। अवैध निर्माण पर अधिकारियों ने न सिर्फ बुलडोजर चलवाया बल्कि नए फार्म हाउस काटने को लेकर चल रही माफिया के काम को रुकवा दिया। वर्क सर्किल 9 वरिष्ठ प्रबंधक विजय कुमार रावल ने बताया कि नगला नगली में 20,000 वर्ग मीटर में 5 फार्म हाउस माफिया ने कटवाकर बेच दिया था। यहाँ पर पक्का निर्माण भी करवाया गया। नया पक्का निर्माण करने की प्रक्रिया चल रही थी। ऐसे में जानकारी के बाद शुक्रवार को यहाँ पर भारी पुलिस फोर्स के साथ कार्रवाई को अंजाम दिया गया।